हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट जो क्लास था उसमें हमने चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को हमने कवर किया, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हमने देखा चार्ज की बेसिक 3 प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कवर किया चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और क्वांटाइज प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव में हमने देखा चार्ज कैसे कंजर्व है, एडिटिव में हमने देखा कि अगर मोर देन 1 चार्जेस है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, और क्वांटाइज में हमने देखा कि चार्ज की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल में ही मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल इंटीग्रल में मिलता है। ये हमने टॉपिक को कवर किया। आज जो है हमारा चैप्टर आज से एक्चुअली में इसके जो मेन पोर्शन है वो कवर होंगे, यानी डेरिवेशंस और बहुत सारी थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लास्ट जो क्लास था जो उसमें हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी देखा, उसमें हमने एक पॉइंट को बार बार कवर किया था, वो था चार्ज। चार्ज क्या है ना, व्हाट इज चार्ज, सरटर क्या है, खत्म होने दो। ओके, तो चार्ज क्या है हमने इसको देखा। अब यहाँ पे आता है कि चार्ज के बीच में जो है, यानी चार्जेस अगर है मोर देन 1 चार्जेस है तो उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास। ओके, अब इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया। इन्होंने अपने लॉ को बेस बनाया, यानी अपने लॉ के उन्होंने उसको देने के लिए एक बेस लॉ उन्होंने यूज किया। वो क्या था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। उन्होंने न्यूटन के लॉ को यूज किया है, और यूज करके इन्होंने क्या किया, अपने लॉ को प्रोड्यूस यानी दिया उन्होंने, ठीक है, यानी उसको बताया। इसीलिए हम कूलम को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या कहते हैं, न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे भी जानते हैं। अब वो रूल क्या था समझते हैं। सपोज ये 2 बेसिक चार्ज पार्टिकल है, ये हो गया Q1 एक चार्ज, ये एक कोई चार्ज पार्टिकल है Q2 सेकेंड चार्ज। ये दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है r। तो मैं थोड़ा आपको ले जाता हूँ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ में, है ना, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपने किया है एक बार 11th में। सपोज ये एक मास पार्टिकल है m1, ये एक मास पार्टिकल है m2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 मास पार्टिकल का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, वो सपोज कितना है r। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में तो वो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि पहले मानते थे हम कि सिर्फ अर्थ जो है वही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन न्यूटन ने कहा ऐसा नहीं है भाई, जो फोर्स लग रहा है वो सब में लग रहा है। किस में लग रहा है, उन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट विच कैरीज मास दे कैन अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अनदर मास। उन्होंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट जो मास को कैरी करता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा या अट्रैक्ट करेगा उसे। एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द 2 मास पार्टिकल इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो न्यूटन ने कहा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच फोर्स विल एक्टिंग बिटवीन दिस 2 मास पार्टिकल, क्लियर। ओके, so the the gravitational force between the 2 mass particle is directly proportional to the product of masses, clear, and inversely proportional to the square of distance between them, clear था। एग्जैक्ट सेम यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मास पार्टिकल है ऐसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस r था, ये डिस्टेंस r है, खाली छोटा सा डिफरेंट है डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये अगर दोनों सेम होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, क्लियर। ओके, तो अब कूलम ने क्या कहा, कूलम ने कहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम कह सकते हैं कूलम फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू stationary charge particle, two stationary charge particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। बहुत सिंपल सा था। क्या कहा उन्होंने? देखो, जैसे न्यूटन का लॉ था एग्जैक्ट वही है। क्या था? The gravitational force acting between the two mass particle is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम ने क्या कह दिया? कूलम ने भी वही कहा। कूलम ने कहा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स है वो दोनों चार्ज पार्टिकल, यहां मास पार्टिकल, इन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के क्या होगा? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको थोड़ा सा हम कर देते हैं न्यूमेरिकल बेस। तो उन्होंने क्या कहा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड this force is inversely proportional to square of distance between them। So we can write F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। To remove this proportional we always use here a constant, है ना? आप 11 से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करते हैं, कोई समानुपात को हम हटाते हैं, तो वहां पे हम एक नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे भी कांस्टेंट है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे K क्या है? यहां पे इस K को कहा गया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स थी, वो था K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन जो है ये एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन किसकी? मीडियम की, वैक्यूम की। फिलहाल यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम की कांस्टेंट है, यानी कि परमिटिविटी से हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को प्रेजेंट करता है और इसको हम कहते हैं क्या? परमिटिविटी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू को प्रेजेंट करता है। अभी परमिटिविटी जो है, फिलहाल हम बात करें टू चार्जेस प्रेजेंट इन वैक्यूम, तो ये जो परमिटिविटी है ये कहाँ का है? ये वैक्यूम का है। कहाँ का है? वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फिक्स है और वो वैल्यू कितनी है? तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। अब इसका यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ प्रेजेंट किया है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूनिट्स। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो, जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था चार्ज का यूनिट क्या है, क्वांटाइज प्रॉपर्टी में भी हमने चार्ज के यूनिट को डिफाइन किया था, ऐसा यूनिट को भी, है ना। या फिर आप मेरे 11th वाले यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में जाके भी देख सकते हो, हमने वहाँ पे यूनिट, डिराइव यूनिट को बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ समझ सकते हो। तो फिलहाल हमें फाइंड करना है
पहले एप्सिलॉन 0 फाइंड कर लेंगे, फिर के की भी यूनिट फाइंड कर लेंगे, या फिर हम पहले के की यूनिट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में से हम पहले यूनिट देख लेते हैं। के मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू के। आएगा ना, सिंपल था, डिवाइड था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाले टर्म हो गए डिवाइड। तो जो k का यूनिट है वो मुझे क्या मिलेगा, f का हो गया न्यूटन, r के लिए मैं लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर, q का हो गया कूलम, q का हो गया कूलम। तो मुझे फाइनल यूनिट मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर, गुड। डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करने का एक आसान तरीका है, हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट कर दो। तो मुझे मिलेगा इसके लिए, न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का क्या है, एसआई बेस यूनिट है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर ऊपर था पहले से, और कूलम को मैं लिख सकता हूं एम्पियर सेकेंड, लेकिन इसका स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे सिंपली यहाँ पे मिल जाता है MLT, और A है तो मास है यस, लेंथ है यस, टाइम है डेफिनेटली, लेकिन डिवाइड में एम्पियर डिवाइड में। तो यूनिट डायमेंशन हो गया M1 L3 T-4 A-2। क्लियर, ओके गुड। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी के क्या है, तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। इसको हम यहीं से फाइंड कर ले डायरेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई k लिख सकता हूँ ना, डेफिनेटली। आपको पता है कि 4 एक नंबर है और इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 11th में, और पाई का भी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं मिलेगा। तो हम रखेंगे k के लिए, और k का अभी हमने फाइंड किया है कितना है। तो k का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्या मिल गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। क्लियर, समझ में आया, ओके। अब आता है बात यहाँ पे कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 1 में है ना, इनवर्स ही है, तो यही डायमेंशन होगा, है ना। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, लेकिन 1 क्या हो जाएगा, कूलम को, या फिर इसी को लिख दो, कूलम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, याद होगा आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये चला गया ऊपर, तो हमें मिला एम्पियर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 4 पर किलोग्राम मीटर क्यूब। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, m मास है, हाँ, लेकिन इस बार मास डिवाइड में है, तो हो गया m टू द पावर -1। फिर L है, वो भी है, लेकिन वो भी कहाँ है, वो भी डिवाइड में है, तो L -3। T है, वो भी है, लेकिन वो इस बार ऊपर है 4, और A2। और ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर गुजरात बोर्ड के या फिर तो CBSE में NCERT का, यानी CBSE का पेपर ले लो या JEE का पेपर ले लो, उसमें अगर आपको यूनिट डायमेंशन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये याद रखना आपको, परमिटिविटी का जो डायमेंशन है ना, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, कई बार हमें यहाँ पे कूलम की जगह Q करके डायमेंशन दे देता है, तो हमें उसको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, कूलम का जो है, जो Q1 Q2 है, उसको Q के फॉर्म में ही रहने देना है, यानी कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो Q स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसको हमें बेस में कन्वर्ट कर देना है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया कौन, न्यूटन, इनटू मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ चला जाएगा,
तो कूलम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर किलोग्राम मीटर क्यूब। तो तुम्हारा जो डायमेंशन हो जाएगा m-1 L-3 T2 Q2 यानी माइनस में, सॉरी दोनों ऊपर है तो प्लस में। अब ये एक जो पॉइंट है ना, ये हमें याद रखना है। कई बार हमें एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, कई बार हमें ऑप्शन में क्यू के फॉर्म में दिया होता है डायमेंशन, और कई बार फंडामेंटल बेस यूनिट में कन्वर्ट करके देता है। ये दो डिफरेंस हमें याद रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो जल्दी से इतना सा बहुत छोटा सा है ना, कूलम्स लॉ, और इसको हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। टॉपिक क्या है, ये है कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन के साथ में पूरा टॉपिक जो है नोट्स पे मिल जाएगा एकदम डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही अवेलेबल है। आपको सिर्फ करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बगैर नीचे फिर कमेंट करना है। आप दो तरह से नोट्स पा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टीचमीट अकाउंट का मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आपको मैसेज करना है नोट करके, लेकिन उसमें आपको सेंड करना है कि आपने कमेंट जो किया होगा उसका स्क्रीनशॉट। तो आपको क्या होगा, उसके साथ में आपको मिल जाएगा, इजीली आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना है, नीचे क्या करना पड़ेगा, कमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पूरी तरह से फ्री है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। टीचमीट में 15 डेज का फ्री क्लास चल रहा है, 1 जून से लेकर 15 जून तक। अगर आपको लाइव क्लास लेना है या फिर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर टाइम जब गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तब तक के लिए ऑनलाइन ही रहेगा, तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आप ऑनलाइन ही रह सकते हैं। उसके लिए अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो 1 से लेकर 15 जून के बीच में डेमो क्लास है, वहाँ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप लाइव क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के लिए 11 के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, उसके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 15 जून से, तो उसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो सेम टाइम यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में, और फिर जो उसके बाद है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक ऑनलाइन रहेंगे जब तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। गवर्नमेंट से गाइडलाइंस के बाद क्लास जो है, जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे कुछ स्टूडेंट के वो रहेंगे ही कंटिन्यू, लेकिन जो बाकी लोकल स्टूडेंट होंगे उनके लिए ऑफलाइन क्लास भी अरेंज हो जाएगा। तो तब तक आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसमें थोड़ा सा और आगे है, उसका हम देखते हैं। जल्दी से आप 10 के काउंट में कंप्लीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो हम ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट हम उतना रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हमें रिलेशन शो करना है, तो इक्वेशन 2 तो चाहिए ही। ओके, यहाँ पे जो 2 चार्जेस थे हमारे Q1 और Q2, जो यहाँ पे 2 चार्ज था, ये 2 चार्ज कहाँ प्रेजेंट था, वैक्यूम में प्रेजेंट था, है ना। कहाँ थे, वैक्यूम में। अब सपोज करो कि इन दोनों चार्ज को सेम पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पे हमने उठाया और किसी मीडियम में रख दिया। ठीक है, मैंने यहां से उठाया और एक मीडियम में उनको रखा। तो सपोज कि वहां जिस मीडियम में हमने रखा उसकी परमिटिविटी तो वापस ये नहीं होगी, कि मैंने कहा ना ये एक मीडियम के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक वैल्यू को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वहां पे उसकी वैल्यू तो इतनी होगी ही नहीं, तो वो सपोज कि कुछ और है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो वही होगा Q1 Q2 प्रोपोर्शनल, R प्रोपोर्शनल, लेकिन चेंज क्या हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गया। तो क्या है, सपोज बोथ द चार्जेस आर इन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अभी डाइइलेक्ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं, ये कैपिटल K है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट है ना। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करने वाला एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भी हम देख रहे हैं, क्या है ये देखते हैं। तो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लें फिर देख लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ द Coulomb force in the medium क्या होगा, Fm। सपोज द मीडियम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो Fm है,
तो Fm इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट रखा था, अब सपोज वो मीडियम में, और जिस मीडियम में है उसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो म्यू है, उसकी वैल्यू जो सॉरी एप्सिलॉन है उसकी क्वांटिटी जो है, कांस्टेंट जो है। Q1 Q2 क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो जाएगी, है ना। अगर सपोज 70 किलो का हो तो तुम 70 किलो का हो ही, तुम चाहे अर्थ में रहो या फिर वाटर में रहो या कहीं पे रहो, तुम्हारी डेंसिटी चेंज होगी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन तुम्हारा मास जो होगा वो फिक्स होगा हमेशा। तो सेम टू सेम चार्ज की भी क्या है, जो मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज की वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो वही रहेगा। तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस हमने कहा कि सेम है, यानी r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर बाय टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, तो हम 2 और 3 का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा। सो F अपॉन Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अब ये डिवाइड को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं Fm को, तो Fm को क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे क्लास में पढ़ते थे ना कि नीचे वाले सारे टर्म ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले सारे टर्म नीचे, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r² अपॉन Q1 Q2 लिख सकते हैं ना। बहुत सिंपल सा डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दिए तो चेंज हो गए। अभी r² से r² कैंसल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो बचा सिर्फ क्या, तो सिर्फ बच गया F अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सो देयरफॉर हियर F अपॉन Fm सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड क्या है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये दो मीडियम के बीच का रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है ना, यानी एक मीडियम जो है वो कोई मीडियम है यानी 1 सपोज, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम है, तो वैक्यूम और उस मीडियम के बीच का रिलेशन शो कर रहा है, और इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है वैक्यूम और उस मीडियम के बीच के परमिटिविटी के बीच, तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसी रेशियो को ही हम कहते हैं ये, यानी कौन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा, F अपॉन Fm कहां से, इक्वेशन 4 से, F अपॉन Fm इज इक्वल टू K, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू KFM। क्लियर हो गया, ये कैपिटल K है, याद रखना, ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये स्मॉल K है, या इसको तुम C से भी लिख दो कांस्टेंट, क्या फर्क पड़ता है ना, C कर देते हैं। अब ये K की जो वैल्यू है ये क्या है, हमेशा ये जो K है हमेशा 1 से बड़ा यानी ग्रेटर या 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, 1 से ज्यादा या 1 के बराबर। अगर वो क्या है, दोनों मीडियम सेम है यानी कि वैक्यूम है, तो सीधी सी बात है दोनों सेम में डिवाइड हो जाएगा, K की वैल्यू 1 है जाएगी। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू में ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा मोर देन 1 होगा। क्लियर, K की वैल्यू को भी यानी कि इस कांस्टेंट की वैल्यू तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके कैलकुलेट करेगा तो तुम्हें इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यानी C की वैल्यू जो है, जिसको हम K से भी लिखते हैं स्मॉल k, याद रखना है, वो होगा 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट, यानी कि हमने यहाँ पे यूनिट फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी CGS में वैल्यू भी है, तो CGS में इसकी जो वैल्यू है 1 CGS है, तो तुम इसको फाइंड कर सकते हो। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना है, ये एक सिंपल सा रिलेशन है, और इसको हम, ये जो पूरा टॉपिक था 3 मार्क्स का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें फ्री के मार्क्स देखे जाते हैं, बहुत सिंपल है। हमने मीडियम में फाइंड किया, एक बार वैक्यूम में फाइंड किया, दोनों का रेशियो लेके हमने रिलेशन ही बता दिया।
तो हमें क्या पता चला कि जो वैक्यूम में होगा फोर्स वो हमेशा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के या किसी मीडियम के बीच में अंदर रखने वाले फोर्स से हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो क्लियर हो गया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और अगर आपको समझ में पूरी तरह से आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने बगल में बेल को भी क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय, गुड बाय, थैंक यू और बाय बाय, गुड। मिलते हैं अच्छे से, जो भी हो, ठीक है ना। लाइक करना, कुछ भी करना, बस पूरा देख के सीख लेना। एंड स्टे एट होम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साइन आपको अपने चैनल अमित साइन फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। उसमें हमने चार्ज के कुछ वैल्यू देखे थे, अप्लाई होने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस किए थे।